अरे मना किया था ना हमने इस दलेरी गांव में आने को, क्या जरूरत थी यहाँ आने की। तुम दोनों का तो कुछ नहीं, मेरे पिताजी और माँ को पता लग गया ना हम तुम दोनों के साथ घर से नहीं गांव से बाहर गए हैं, तो वो हमारा क्या करेंगे हम खुद नहीं जानते। देखो तुम्हारे घर वाले तुमको गांव के बाहर नहीं जाने देते, इसीलिए हमने सोचा आज तुमको बाहर की भी दुनिया दिखाते हैं। मैं और सोफिया तो यहाँ आते रहते हैं, तुम भी ज्यादा सोच रही हो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे घर वाले, तुम कुछ ज्यादा ही डरती हो। तुम हमको बार बार उकसाती हो बाहर आने के लिए, हमको तुम्हारी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। तुम दोनों चुप करोगी तो ही शांत दिमाग से सोच पाएंगी क्या करना है और क्या नहीं। रात सर पे है, सारी नाव नदी के दूसरे पार जा चुकी हैं। अब इससे पहले यहाँ तुम दोनों की लड़ाई में सुबह हो जाए, हमें जल्द ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। हमारे गांव नदी के दूसरे किनारे है और इस नदी में कुछ नजर नहीं आ रहा, नदी को पार कैसे करेंगे। वो सोचते हुए चारों ओर देखने लगी। तभी उसकी नजर नदी पर गई। नदी में एक छोटी सी नाव थी जिसका आकार पत्ती के जैसा था। ये नाव ये यहाँ थी, हमें तब से क्यों नहीं दिखाई दी। हम तो कब से यहाँ भटक रहे हैं, ये नाव देखने में भी विचित्र लग रही है। जल्दी चलो, इससे पहले ये भी चली जाए, हमें इसमें बैठना होगा, ये नाव हमें किनारे तक छोड़ देगी। ये पत्ते की नाव है, हमें डुबा भी सकती है। नहीं, मैं इसमें नहीं जा सकती, अभी मुझे मरना नहीं है। घर वालों को पता लगेगा पत्ते की नाव में डूबकर मृत्यु हुई है तो वो ये सोचेंगे तानिया वहाँ तक पहुँची कैसे। अरे मेरी माँ अभी जो मिल रहा है उससे गुजारा करती हैं, जिस नाव से आई थी वो जा चुकी है, सुबह से पहले कोई नाव यहाँ नहीं आएगी। अभी गांव में जाकर क्या बोलना है वह तो नहीं पता, परंतु जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना है। सोफिया दोनों से आगे चलने लगी और जाकर नाव में बैठ गई। तानिया और जोया भी आकर उसमें बैठ गईं। नाव तेजी से आगे बढ़ने लगी। नदी के बीच आकर पानी में थोड़ी सी हलचल हुई। तानिया ने मुड़कर देखा, एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली। बचाओ! अब सोफिया और जोया भी हैरान रह गईं। सामने से एक बहुत ही बड़ा मगरमच्छ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। तीनों लड़कियों को मौत नजदीक लगने लगी। इतना बड़ा मगरमच्छ भी होता है क्या? सोफिया और जोया भी अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उनकी छोटी सी नाव मगरमच्छ के मुंह के करीब पहुंची, तभी एक बड़ी मछली वहां आई और उस बड़े मगरमच्छ को निगल गई। अरे भाई, इतनी रात हो गई है और ये तीनों लड़कियां कहाँ हैं, किसी को पता भी है? गांव की 3 जवान लड़कियां गायब हैं, किसी ने उनको ढूंढने की कोशिश की है? कहे कमलेश? अरे कहे कमलेश, तुमको पता होगा ना भाई, हमारी बिटिया तो गाय है गाय। तुम्हारी बेटी ही आए दिन हमारी बेटी को उकसाने पे तुली रहती है। तुम्हारी बेटी आए दिन किसी न किसी संकट में फंसती ही रहती है, परंतु इस बार वो हमारी बिटिया को भी लेके फंस गई। अरे हमने मना किया था अपनी बिटिया से कि बेटा ना जाओ, उससे दूरी रखो, ऐसा है ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, सहेली के बहकाने में आ जाती है हमारी बिटिया। काहे कि वो गाय है, किसी ने बुलाया वो आ गई। अब तुम ही जाओ और अपनी बेटी और हमारी बेटी को ढूंढ के लाओ। तो क्या है ना कि जब बेटी को सही रास्ता दिखा नहीं सकते तो कोनो फायदा नहीं है बेटी का पिता बनने का। कैसी बातें कर रहे हो कमलेश? बेटी तुम्हारी भी जवान हो चुकी है, समझदार है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरी बेटी तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती ले जा सकती है? अरे पक्की सहेली हैं दोनों, दिन भर साथ में उछल कूद करती रहती हैं। अब बुरा समय आया तो सारा कसूर मेरी बेटी का हो गया। वाह! अच्छा चलो, मान लिया कि सोफिया तानिया को ले गई और किसी संकट में फंस भी गई, तो क्या तुम उनको ढूंढ के नहीं ला सकते थे क्या? अरे तो भैया हम कहाँ ढूंढे? तुमको पता होगा ना कि तुम्हारी बिटिया कहाँ जा सकती है। अब जाओ ढूंढो, ढूंढ के लाओ। कैसे आदमी हो भाई, गजब आदमी हो। बेटी गायब है और तुम आराम से बैठे हो, ऊपर से आदेश दे रहे हो कि जाओ ढूंढ के लाओ। हाँ तो जाओ, तुम ढूंढ के लाओ, समझे? जाओ ढूंढ के लाओ अपनी बेटी को। आप दोनों आपस में लड़ते रहोगे तो बच्चियों को कब ढूंढोगे? आप दोनों को जो भी बात करनी है बाद में कीजिए, पहले बच्चियों को ढूंढ कर लाइए। देखो, सुबह से गांव में नहीं था मैं, अब जैसे ही पता चला तो गांव में सब जगह ढूंढ के आया हूं मैं। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ ढूंढूं, कहाँ चली गई वो।
सारी बातें सुनकर गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, हम सब कुछ कब से देख रहे हैं। राजवीर बहुत चिंतित है। अब राजवीर के साथ कुछ और लोगों को भी जाना चाहिए। अब रहने दीजिए काका, मैं अकेले ही लड़कियों को ढूंढ कर लाता हूँ। गांव में तो सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। अब नदी के उस पार जो गांव है ना, तरहेड़ी, उसी गांव में जाकर देखता हूँ। वो गांव है भी बहुत सुंदर। हो सकता है कि उसी गांव की सुंदरता देखने चली गई हो बच्चियां। नहीं 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 नहीं, अरे बेटवा, उस गांव में बिल्कुल मत जाना। उस गांव का रास्ता साधारण नहीं है, और रात के समय तो बिल्कुल नहीं। सुबह होने की प्रतीक्षा करो, क्या पता सुबह तक वो खुद ही आ जाए। नहीं आई तो तुम्हारे साथ हम सब भी चलेंगे। अरे काका, इतनी बेचैनी में पूरी रात नींद थोड़ी आएगी। इससे अच्छा है कि मैं अभी जाकर ढूंढ कर लाता हूँ। काका ठीक कह रहे हैं, कहीं आपको कुछ हो गया तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। मेरी बेटी और उसकी सहेलियां पहले ही फंसी हुई हैं कहीं। आपको नहीं भेज सकती, सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं। सारे गांव वालों के कहने पर राजवीर को रात में जाने से रोक लिया जाता है, परंतु रात भर सारे गांव के लोग उसी चौपाल पर बैठे रहे। दूसरी तरफ तीनों सहेलियां अब एक रहस्यमयी रास्ते की ओर निकल चुकी थीं। कब से बस चले जा रही हैं। कोई भी रास्ता गांव की ओर नहीं जा रहा। क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद लें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, भूख से जान निकल रही है। तभी सोफिया कुछ फल लेकर आई। ये तुम कहाँ से लाई? जंगल है ये, यहाँ फल तो मिल ही सकते हैं। अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इससे पेट भर जाएगा तो अच्छा होगा। रास्ता ढूंढने के लिए पेट का भरा होना जरूरी है। शरीर में जान नहीं होगी तो चल नहीं पाएंगे। जोया फल खाने लगी। तानिया अब बिल्कुल चुप थी, जैसे अब उसका बोलने का मन ना हो। सोफिया गौर से तानिया को देख रही थी। तभी एक खरगोश तेजी से वहाँ आया और तानिया के कपड़े पकड़कर खींचने लगा। अरे अरे अरे, ये खरगोश इतने विचित्र जंगल में कहाँ से आ गया? और ये तानिया को क्यों खींच रहा है? तानिया, भगाओ इसको अपने दांतों से, कपड़े काट देगा ये तुम्हारी। तानिया, कुछ तो बोलो। अरे इतनी चुप क्यों? देखो, तुम्हारा ये गुस्सा ठीक है, परंतु अभी हम सब फंसे हुए हैं। अच्छा होगा हम तीनों मिलकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, रास्ता खोजें और बाकी का गुस्सा बाद में करें। बोलो सोफिया, मैं ठीक कह रही हूँ ना? खरगोश तानिया को एक तरफ ले जाने की कोशिश करने लगा। जोया इतना सब बोल रही थी, परंतु तानिया जैसे कुछ सुनना नहीं चाहती थी। ये खरगोश जरूर मुझे कोई राह दिखाना चाहता है। मुझे इसके साथ जाना होगा। क्या पता गांव का रास्ता ही मिल जाए। जानवर हमेशा इंसान की मदद करते हैं। तानिया उसके साथ जाने लगी। कहाँ जा रही हो? अरे रुको तो, बता के तो जाओ। तानिया सुनो ना, तुम दोनों की बातों में आकर इस विचित्र जंगल में फंस गई हूँ। अब यहाँ से निकलने का रास्ता भी मुझे ही ढूंढना होगा। तुमसे कुछ भी नहीं होगा। तुम सिर्फ ज्यादा बोल सकती हो, कुछ कर नहीं सकती। जोया उसके पीछे भागी, जैसे उसको रोकना चाहती हो, परंतु तानिया अब तक खरगोश के साथ एक विचित्र कोठरी में पांव रख चुकी थी। ये कोठरी इस जंगल में कहाँ से आई? कौन होगा इसके अंदर? जाके देखना होगा। वो तेजी से आगे बढ़ी। तभी उससे एक कदम आगे सोफिया निकल गई। अब सोफिया भी तानिया के पीछे उस कोठरी में जा चुकी थी। जोया भी अंदर गई। अंदर आकर उन्होंने सामने देखा, खरगोश अब एक बहुत ही डरावनी शक्ल के प्राणी में बदल चुका था। धुआं उठेगा, सन्नाटा छाएगा और सब भस्म हो जाएगा। अपने सामने इतने विचित्र प्राणी को देख तीनों लड़कियां सहम गईं। ये कौन है और क्या बोल रही है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सी जगह है? ये सब क्या हो रहा है? कौन हो आप? क्या मतलब है आपकी बात का? क्या आप बता सकती हैं? आप कहना क्या चाहती हैं हमसे? सब कुछ बताती हूँ। धीरज रखो, धीरज। मैं भस्म छाया हूँ। तुमको अपने घर आने की दावत देती हूँ। अंदर आओ, अंदर।
नहीं नहीं, हम अंदर नहीं आएंगे। तुमको देख के खौफ से जान निकल रही है। चलो जोया, सोफिया, चलते हैं यहाँ से। शायद तुम ठीक कह रही थी, को मिलकर सोचना चाहिए था। मेरे गुस्से ने इस भस्म छाया का सामना करा दिया। तानिया की बात सुनकर भस्म छाया गुस्से से भर गई। मेरी बात नहीं मानोगी? तुम्हारी इतनी जुर्रत? मेरी बात मानने से इनकार कर रही हो? मैं भस्म छाया, जिसको देख लूं उसको आंखों से ही भस्म कर देती हूँ। इस गांव में आज तक एक भी मनुष्य नहीं आया। बहुत समय से भस्म छाया को इंसानों की तलाश थी। मेरे खास मकसद के लिए आज एक नहीं 3 इंसान एक साथ देख के भस्म छाया को जैसे मजा आ गया। अब वो होगा जिसके बारे में मैंने वर्षों पहले सोचा था। काला धुआं छाएगा और भस्म छाया का प्रकोप होगा। प्रकोप। भागो यहाँ से, निकलो जल्दी। तानिया, सोफिया, चलो, ये हमें पकड़ नहीं पाएगी। भस्म छाया ने अपनी शक्ति से तानिया को ऊपर उठाया और उसको उस दीवार पर बांध दिया जिसके नीचे एक पतीली में आग जल रही थी। उस पतीले के अंदर हरे और सुनहरे रंग का लावा जैसा कुछ उबल रहा था। नीचे उतार दो मुझे, ये आग की तपश बहुत तेज है, मेरा दम घुट रहा है। कितनी कितनी बू है इस तरल पदार्थ में। इस तपश में कुछ ही देर में मेरा शरीर पिघल जाएगा। नीचे उतारो मुझे, ऐसा मत करो। सोफिया तड़प के तानिया के पास आई। उस आग और तरल पदार्थ की खुशबू से सर चकरा रहा था। सोफिया ने बड़ी हिम्मत करके तानिया से कहा, देखो, तुमको कुछ नहीं होगा। मैं बात करती हूँ भस्म छाया से, बस थोड़ी हिम्मत रखो। जोया और मैं तुमको कुछ नहीं होने देंगे। क्या चाहती हैं आप? क्यों आपने मेरी सहेली को इस दीवार पे बांध दिया है अपनी शक्तियों से? आखिर क्यों कर रही हैं आप ऐसा? ऐसा मत कीजिए, मेरी सहेली को छोड़ दीजिए। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? पहले तुम मेरा वो काम करो जिसके लिए मैं वर्षों से यहाँ इस काल कोठरी में, इस अंधेरी कोठरी में प्रतीक्षा कर रही हूँ। बोलिए, क्या चाहिए आपको? तेरी आंखों में समझदारी दिखती है। चल बता देती हूँ क्या चाहिए मुझे। मुझे ना एक खास चीज चाहिए, परंतु उसके लिए तुझे अक्षर मंत्र पुस्तक के अंदर जाना होगा। जैसा मैं बोलूं वैसा करना होगा। यदि मेरा काम कर दिखाया तो मैं तेरी सहेली को छोड़ दूंगी, और अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो ये लड़की जल्द ही इस पतीले में पिघलकर तरल पदार्थ बन जाएगी। इसलिए जैसा बोलती हूँ वैसा करो, और भागने की तो सोचना भी मत। ये जंगल भस्म छाया का है, कहीं भी कुछ भी करोगी मुझे सब पता चल जाएगा। मैं अपनी सहेली को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, और ना ही उसको यहाँ इस हॉल में छोड़ के भागने का सोच सकती हूँ। परंतु पुस्तक के अंदर, उसके अंदर कोई इंसान कैसे जा सकता है? हाँ, पुस्तक के अंदर ही आगे का मार्ग मिलेगा। मैं पुस्तक के अंदर कैसे जा सकती हूँ? और वो अक्षर मंत्र पुस्तक मिलेगी कहाँ? वो सब मैं तुझे बता दूंगी, पहले तू जाने का निर्णय तो ले। मैं तैयार हूँ। भस्म छाया ने एक पुस्तक उठाई, उसको धरती पे रखा। देखते ही देखते वो पुस्तक एक बहुत बड़ी पुस्तक में परिवर्तित हो गई। पुस्तक के बाहर ही और सीढ़ियां नजर आने लगी थीं। जोया और सोफिया हैरान थीं ये नजारा देखकर। अंदर जाओ, आगे का मार्ग तुमको खुद तय करना होगा। याद रहे, तुमको अलौकिक भूमि पे जाना है, वहाँ जाके चंद्रामृत लाना है। मुझे कुछ नहीं पता, ये सब कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? थोड़ा तो बता दीजिए, क्या, कब, कैसे करना है? वो सब मुझे भी नहीं पता। अब जल्दी जाओ, तुम्हारी सहेली पिघलना शुरू हो गई है। सुनो सोफिया, ये इस भस्म छाया की कोई चाल भी हो सकती है। इसने हमको कहीं फंसा दिया तो हो सकता है ये तान्या को और हमें अलग अलग तरह की मौत देना चाहती हो। इसकी आंखों में मुझे सच्चाई नहीं दिख रही और ना ही कोई नेकी। हाँ, इसका रहस्य बहुत गहरा हो सकता है। बोलो, क्या करना है? अभी हमारी एक सहेली बहुत बुरी अवस्था में है। हम उसको यहाँ छोड़ के तो घर भी नहीं जाएंगे और उसको साथ ले जाना संभव नहीं है। अब आगे इस द्वार से अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं अपनी सहेली को बचाने के लिए। या तो आज तान्या को बचा लेंगे या फिर खुद भी इस भस्म छाया की दुनिया में भस्म हो जाएंगी। सही कह रही हो, चलो चलती हैं। शायद ये हमारी आखिरी परीक्षा हो अपनी सहेली के लिए।
दोनों सहेलियां पुस्तक के अंदर सीढ़ियों से जाने लगती हैं। एक अजीब सा एहसास उनको जैसे महसूस हो रहा था। जोया के हाथ में लालटेन थी, जिससे आगे का रास्ता थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा था। बाकी सब अंधकार की चादर में लिपटा हुआ था। कितना अजीब सा सन्नाटा है यहाँ, इतना अंधकार, आगे का रास्ता कैसे मिलेगा? दिल खौफ से भर रहा है। अंधकार के बाद ही हमेशा सवेरा होता है। दिमाग को शांत रखो, दिमाग शांत होगा तो सोच भी पाओगी, लड़ भी पाओगी, अपनी और अपनी सहेली के लिए। वो लालटेन की रोशनी में आगे बढ़ती जा रही थी। हवाएं उनके शरीर को चीर रही थीं। कुछ ही देर में वो अंधकार भी हट गया और वो अलौकिक भूमि पर पहुंच चुकी थीं। लगता है अंधकार का मार्ग तय कर लिया। जब यहाँ से ये अलौकिक दुनिया की शुरुआत होती है, पर इतने बड़े अलौकिक दुनिया में वो कैसे ढूंढें जिसके लिए भस्म छाया ने भेजा है? आसपास झाड़ियों में से अजीब सी आवाज आ रही थी। सोफिया ने कान लगाकर उन आवाज को सुनने की कोशिश की। तुमको नहीं लगता आसपास कुछ अजीब सी आवाज है? बिल्कुल नहीं। तभी झाड़ियों में 3 विचित्र सी चीज उनको दिखाई दी। बाप रे, ये क्या है? झाड़ियों में ये जीव या जंतु नहीं पता, इसके अंदर झाड़ियाँ हैं या ये खुद झाड़ियों से बने हुए हैं। इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं इनसे बात करती हूँ। कभी कभी खतरनाक दिखने वाली चीज अच्छी भी होती है। हाँ, और कभी कभी ये होशियारी सर पर पड़ जाती है। खुद को बहादुर समझना अच्छी बात है, परंतु दूसरों को कमजोर समझना बेवकूफी। कोई दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं। अब आगे बढ़ो। जोया सोफिया से पहले ही आगे बढ़ गई। उन पुष्प जंतु के पास जाकर सोफिया ने गौर से उनको देखा, जैसे कुछ पूछना चाहती हो, परंतु नहीं पता क्या बोलना है। कौन हो तुम? क्यों आए हो हमारी इस अलौकिक दुनिया में? अब से पहले यहाँ कोई इंसान नहीं आया। क्या तुमको हमारी कोई सहायता चाहिए? ये पुष्प जंतु तो बोलते भी हैं, वो भी इंसानों की तरह। सर पे फूल और झाड़ियाँ दोनों, भाषा इंसानों जैसी और आवाज शहद जैसी। क्या कुदरत का अनोखा करिश्मा है। सोफिया ने जोया को घूर कर देखा, जो इस विचित्र पुष्प जंतु को देखकर कुछ ज्यादा ही हैरान थी। बोलो मनुष्य, क्यों आए हो तुम इस अलौकिक दुनिया में? हमें इस अलौकिक दुनिया में चंद्रामृत चाहिए। क्या आप बता सकती हैं कहाँ मिलेगा? ये सुनकर दूसरे जंतु पुष्प को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से भड़कते हुए बोला, तुमको यहाँ आने की अनुमति किसने दी? कैसे तुमने उस अलौकिक अंधेरे द्वार को पार किया, जिसका मार्ग आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया? तुमने कैसे हमारी दुनिया का मार्ग खोज लिया? चलो, माना किसी जादुई शक्ति ने तुम्हारी मदद की, क्योंकि ये इंसान तो कर ही नहीं सकते। तो तुमको क्या लगता है हम तुमको वो चंद्रमृत दे देंगे? ना, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे। इनको बोलो चली जाएं यहाँ से, नहीं तो हम आपा खो बैठेंगे। आप क्रोधित ना होइए, हमारी बात सुन लीजिए। हमें तो खुद नहीं पता वो क्या चीज है, उससे क्या होगा और क्या नहीं। बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। सुनो लड़की, तुम अपनी बात हमें बता सकती हो। शायद हम तुम्हारी कोई सहायता कर पाएं, क्योंकि जो तुम लेने आई हो उसका इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमको पूरी बात बताओ। सोफिया ने भस्म छाया की सारी बात लतिका को बता दी। सारी बातें सुनने के बाद लतिका ने कहा, भस्म छाया अभी जीवित है और धरती पर अपना कब्जा जमाए बैठी है। जहाँ तक हम उसको जानते हैं, हमें लगता है वो अपने इरादे की बहुत ही पक्की है। यदि तुमने उसका कहना नहीं माना तो वो तुम्हारी सहेली को उस तरल पदार्थ में डाल देगी। तुम मेरे साथ आओ और जैसा उसने कहा है वैसा ही करो। एक इंसान की जिंदगी बचाना हमारा भी कर्तव्य है। लतिका सोफिया और जोया को लेकर आगे बढ़ गई। शाम अभी अच्छे से ढली नहीं थी, हल्की हल्की रोशनी थी। लतिका बार बार मौसम को देख रही थी। आप किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही हो? मैं चंद्रमा के निकलने की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि जो भस्म छाया को चाहिए, चंद्रामृत, वो चंद्रमा की रोशनी से जादुई जड़ी खिलती है। अलौकिक दुनिया में जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा, वो चंद्रामृत उगेगा नहीं। क्या आपको पता है भस्म छाया क्या करेगी चंद्रामृत का? क्यों उसने इतने कठिन रास्ते पे हमको भेजा? ये तो वो ही बता सकती है।
परंतु ये एक ऐसी जड़ी है जिससे कोई भी जीव इंसानी रूप धारण कर सकता है और इंसान भी अपना रूप बदलकर जीव पुष्प में परिवर्तित हो सकता है। वैसे आज तक सुना नहीं किसी इंसान ने अपनी इच्छा के अनुसार इंसानी शरीर छोड़कर जंतु पुष्प का शरीर चुना हो, क्योंकि इंसानी शरीर ऊपर वाले ने सबसे अधिक सुंदर बनाया है। अच्छा, तो अब समझी, वो भस्म छाया एक विचित्र दिखने वाली अब इंसानी रूप में आना चाहती है। वैसे आपकी दुनिया में तो ये जड़ी मिलती है, आपने कभी इंसान बनने का नहीं सोचा? ऐसा नहीं है, इंसान बनना सबसे अच्छी चीज है। हमको ऊपर वाले ने जो रूप दिया वही हमारी असली पहचान है, और पहचान छुपाने से इंसान हो या जीव जीना भूल जाता है। जो सुख अपने असली रूप में है वो किसी और में नहीं। और रही भस्म छाया की बात, तो वो पहले भी कभी इंसान नहीं बनना चाहती। वो अपना खौफ लोगों में जिंदा रखना चाहती है। जरूर उसने कोई तो ऐसा रहस्य पता किया है जिसके लिए उसको इस चंद्र अमृत की आवश्यकता है। जहाँ वो तीनों चंद्रमा के निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं धरती पर राजवीर और गांव के लोगों ने तीनों लड़कियों को अब तक सब जगह ढूंढ लिया था, परंतु अब तक कोई सुराग नहीं लगा था। अरे थक चुका हूँ अपनी बेटी और उसकी सहेलियों को ढूंढते हुए। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई। अब तो दूसरी रात भी शुरू हो चुकी है। अरे राजवीर, क्या तुमने दूसरे गांव तलहेड़ी में जाके पता किया? हाँ काका, वहीं से आ रहा हूँ। शाम होते ही तलहेड़ी के लोगों ने मुझे वापस भेज दिया। उनका कहना है कि रात में वहाँ कोई नाव नहीं मिलती। रात होते ही वहाँ एक पत्ते वाली नाव आती है, और वो नाव कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई नाव है, और इंसान को कहीं विचित्र जगह ले जाती है। अब कौन सी जगह कोई नहीं जानता। आज तक जो भी उस नाव में बैठा है वापस नहीं आया। गांव वाले भी आज तक ये नहीं जान पाए कि उस नाव का रहस्य क्या है। मुझे तो डर ये है काका कि हमारी बेटी और उसकी सहेलियां कहीं उस नाव में ना बैठ गई हो। मतलब घबराहट में होता है ना कई बार कि बैठ जाओ, उसके बाद फिर तो अब क्या कहें। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। अब क्या होगा? ऐसे तो बच्चियों को ढूंढने के सारे रास्ते बंद हो गए। कुछ ही देर में चंद्रमा निकल आया। जल्दी आओ, चंद्रमृत जड़ी बस उगने ही वाली है। कुछ ही पल में एक सफेद रोशनी से सुंदर चंद्रमृत जड़ी उगाई। लतिका ने उसको तोड़ा और सोफिया के हाथों में दे दिया। अब जल्दी वापस जाओ, रुकना नहीं रास्ते में कहीं। आगे का रास्ता जल्दी तय करने का प्रयास करना। सोफिया ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों सहेलियां लतिका के साथ बाहर आ गईं। हमारी अलौकिक दुनिया में ये खास चीज भी है। तुम पहली इंसान हो जो यहाँ आई हो। वो खास चीज हम तुमको देना चाहते हैं। लतिका ने सोफिया को एक काला छोटा सा सरसों का सा दिखने वाला दाना दिया। अरे लतिका जी, ये तो सरसों का दाना है। हमारी दुनिया में इसको सरसों कहते हैं। आप इसको यहीं रख लो। हमारे यहाँ तो खेती होती है, बहुत सरसों है। चुप हो जाया करो कभी तो। इन्होंने प्यार से दिया है, जरूर कोई खास चीज ही होगी। हर जगह मुंह चलाना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप भी रह लिया करो। जोया की बात सुनकर लतिका मुस्कुराती है। ये सरसों नहीं है, अलौकिक दुनिया की शक्ति है। इसका नाम कालकंड है। तुम इसका इस्तेमाल केवल एक बार कर सकती हो। तुम इससे जो बोलोगी ये कर देगा। ध्यान से इस्तेमाल करना, तुमको ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। फिर ये पक्का मुसीबत की जड़ है। पहले ही सर पे मुसीबतों के पहाड़ है। सोफिया जाने देते हैं ना। उस सरसों के दाने को फेंक दो। एक ही जीवन है, उसको नष्ट नहीं कर सकती। अब तो हमने भस्म छाया की बात भी मान ली। उसने जो कहा था वो भी कर दिखाया। अब वो हमें छोड़ देगी और हमारी पक्की सहेली को भी, और फिर कभी हम गाँव के बाहर नहीं जाएंगे। जोया ने सोफिया से वो फिकवा दिया और अब उनका रुख भस्म छाया की दुनिया की ओर था। कुछ ही देर में पुस्तक के रास्ते वो बाहर आ गईं। क्या तुम दोनों ने मेरा काम कर दिया? कितनी देरी हो गई तुम्हें आने में, कितना देर कर दिया। मेरा शरीर पिघल जाएगा। जल्दी मुझे यहाँ से नीचे उतारो। इस आग की तपश में मेरा शरीर झुलसने लगा है।
तुम शांत हो जाओ, अभी सब ठीक हो जाएगा। हम अपने घर जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। शरीर में ताकत नहीं बची इस तपश को झेलने की। अब एक एक पल मुश्किल हो रहा है। बोलो ना इस भस्म छाया को क्यों इतनी देर कर रही है, जब उसको वो मिल रहा है जिसके लिए उसने हमें यहाँ फंसाया। ए लड़की, चुप हो जा। भूल मत, अभी तू मेरी कैद में है। एक पल में जला के राख कर दूंगी। तुझे जिंदा रहना है ना, तो बोल अपनी सहेली को कि वो चंद्रमृत मुझे दे दे। मुझे उसकी औषधि बनानी है। देख, मेरा औषधि किस समान बिल्कुल तैयार है। तुम लोग जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं भी एक नेक दिल की ही इंसान हूँ। इस संसार में जीव जंतु हमेशा स्वस्थ रह पाएं, उसी के लिए मैं इस हवा में इस औषधि को मिलाना चाहती हूँ। तुम लोगों से इसीलिए वो चंद्रमृत झड़ी मंगाई, ताकि सबका भला कर सकूं। तुम लोग इतनी आसानी से तो जाते नहीं, इसीलिए तुमको मजबूर करना पड़ा। चलो ठीक है, माना कि आप सच बोल रही हो। फिर तान्या को नीचे उतार दीजिए, उसके बाद चंद्रमृत आपको दे दूंगी मैं। अब तो आपको भी भरोसा करना होगा। मैं उस जड़ी का इस्तेमाल नहीं करने वाली। बस मेरी एक शर्त है, पहले तान्या को छोड़ो, फिर मैं ये झड़ी दूंगी। भस्म छाया को गुस्सा आ गया। उसने तान्या को अपनी शक्ति से उस पतीले में डालने की कोशिश की। तभी सोफिया ने अपनी मुट्ठी में से वो कालकंड बीज निकाला और उसको तान्या की ओर फेंक दिया। कालकंड के तान्या की ओर जाते ही तान्या आसानी से नीचे आ गई। काला धुआं भस्म छाया के चारों ओर फैलने लगा। इतना धुआं ये कहाँ से आया? मैं धुआं नहीं सह सकती। मूर्ख लड़की, बंद कर इसको, नहीं तो तेरी सहेली को मार डालूंगी। भस्म छाया को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तीनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। कुछ ही पल में एक जोर का धमाका होगा। जैसे लतिका ने बताया था, हमें यहाँ से निकलना होगा। तीनों सहेलियां तेजी से बाहर की ओर भागी। कोठरी से निकलते ही जैसे वो किसी नई रोशनी वाली अपनी दुनिया में आ गई थीं। जंगल से निकलकर जल्दी ही उन्हें नदी का किनारा मिल गया और उसी किनारे पर एक नाव खड़ी थी। देखो, वो ही नाव जिससे हम आए थे। ये नाव तो हमारे गांव की है। लतिका ने अपना फर्ज निभाया है। न सिर्फ भस्म छाया का अंत किया, हमें हमारे गांव का रास्ता भी दिखा दिया। सोफिया ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैंने वो कालकंड तुमको फेंकने को बोला था, पर समझ में नहीं आया। तुमने तो वो फेंक दिया था, फिर वो तुम्हारे पास कैसे आया? कालकंड मेरे पास ही था, वो तो बस मैंने तुम्हारे सामने फेंक दिया था। फिर जैसे ही तुम्हारी नजर हटी, मैंने उसको उठा लिया था। आज तुम्हारी समझदारी और बहादुरी से हम अपने घर लौट रहे हैं। वो भस्म छाया हम सबको भस्म करके इस धरती पे अपने जैसे लोगों को बसाना चाहती थी। तीनों नाव में बैठकर आगे बढ़ गईं।